हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आई होप पढ़ाई हो रही है, आप बहुत अच्छे हैं। बेसिकली अभी हम चैप्टर चल रहा है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हम दो लेक्चर्स कर चुके हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रेम में आ रहे हैं ना हम पूरे, अब बहुत बढ़िया। ठीक है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एक रिजिड सपोर्ट से किसी किसी भी चीज को ऐसे कर लेते हैं। चलो मैं ऐसे कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रॉड को किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच किया। अच्छा, इसको बेस्ट एग्जांपल समझने का ये हो सकता है, जैसे जावलिन होता है ना, जावलिन सबने एक स्कूल में खेला है ना, जावलिन नीरज चोपड़ा वाला। अगर उसको आप जमीन में ऐसे गाड़ो तो उसका एक एंड क्या हुआ, फिक्स हो गया, लेकिन अपर एंड क्या है, फ्री है मूव करने के लिए। तो इमेजिन करो कि अगर ये जावलिन है, तो अगर आपने उसको यहां से फिक्स किया हुआ है और अगर आप यहां से उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो नीचे से तो वो मूव कर नहीं सकता क्योंकि वहां से वो फिक्स है, लेकिन वो खाली ऊपर से मूव कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वो ट्विस्ट हो जाएगा ना, ऐसा कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, लेट अस से इसका लेंथ एल है यहां से यहां तक। अब क्या करें, इस एल लेंथ की रॉड पे आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि इसके ना डायमेंशन में कुछ यूं करके चेंज आ गया। मतलब ये पूरी की पूरी जो रॉड है वो क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है, कुछ ऐसी। ये रॉड कुछ ऐसी टेढ़ी हो गई। क्या मैं सही बना रहा हूं? बिल्कुल सही बना रहा हूं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो ना तो यही तो हो रहा है। अगर आपने इस पर स्ट्रेस लगाया है तो स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, ये थोड़ी सी टेढ़ी तो हो जाएगी रॉड, ये। ठीक है, ये ऐसी। तो बेसिकली यहाँ जो ये जो टेढ़ी हुई है, तो यहाँ देखो नीचे नीचे वाला एंड तो फिक्स है ना, देखो ये तो कहीं नहीं है, दोनों एंड यहीं के यहीं है, खाली ये ऊपर से ऐसे करके ट्विस्ट हो गई है। अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो इसमें चेंज आया, ये जो इसके ओरिजिनल पोजीशन से लेके यहां तक जो चेंज आया है वो कितना है, लेटस से डेल्टा एक्स है। यहां से लेके यहां तक जो चेंज आया है इसकी पोजीशन में, लेटस से वो डेल्टा एक्स है। तो अगर आपको यहां पर अगर आपको बेसिकली इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी पड़े, तो इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगाऊंगा तो कैसा होगा भाई, ऑब्वियसली बात, आप ऐसे क्योंकि स्ट्रेस लगा रहे हो, तो नॉर्मल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, सॉरी क्या बोल, नॉर्मल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो अगर मैं इलास्टिसिटी लगाता हूं तो फॉर्मूला मेरे पास ये होता है ना, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन इस बार ये जो रेशियो ले रहे हैं ना स्ट्रेस टू द स्ट्रेन को, इसी को हम कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, सिंबल क्या यूज करते हैं इसके लिए, इसके लिए जो जनरल सिंबल हम यूज करते हैं वैसे गामा टाइप का आप यूज कर सकते हो, है ना। ये आर जैसा लग रहा हो तो हम गामा टाइप का बोलते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, स्ट्रेस कितना लग रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपने फोर्स लगाया है ना, ऑब्वियस सी बात है, किसी यूनिट एरिया पे लगाया है भाई, आपने एक छोटे से क्रॉस सेक्शन पे तो लगाया होगा ना, किसी क्रॉस सेक्शन पे लगाया होगा फोर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, तो फोर्स अपॉन एरिया ही होने वाला है, स्ट्रेस। अच्छा, डायमेंशन में चेंज कितना आया है, स्ट्रेन मतलब यही तो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन में चेंज कितना आया है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब जहां भी इसकी पोजीशन थी वहां से ये x डिस्प्लेस हो चुका है, मतलब यहाँ तो कुछ डायमेंशन, यहाँ तो कुछ नहीं है ना इसका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस तरफ से क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, x हो चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए जो चेंज इन डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा x, डेल्टा x या x जो भी कहना चाहते हो। और ओरिजिनल जो इसका लेंथ था वो क्या था, l था, तो यहाँ पे इसकी जगह अपॉन ओरिजिनल में लेंथ आना था, नीचे से l ऊपर चला गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारा शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया। अब इसको मैथमेटिकली एक चीज और एक तरीके से और लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैथमेटिकली देखें ना तो कुछ ऐसा हो रहा है। मैथमेटिकली ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यहां से ये थीटा डिग्रीज ट्विस्ट हुआ है, यानी कि जिस रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स किया था ये अब थीटा डिग्रीज इंक्लाइन हो चुका है यहाँ पे। तो अगर ये थीटा डिग्रीज इंक्लाइन हो चुका है तो क्या मैथमेटिकल टर्म्स में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एंगल कितना है, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं।
कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लो जिसमें एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। भाई ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बेस आता हो, ऑब्वियस सी बात है। अरे एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, बाकी जो बचा हुआ बेस है, क्योंकि इधर तो हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैन में ऐसा होता है, टैन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैथमेटिकली हमें पता है कि टैन थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू, मैं शॉर्टकट मानने की सोच रहा हूं, चलो छोड़ो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हुआ, देखो यहां से परपेंडिकुलर हुआ डेल्टा एक्स और बेस कितना हो गया, बेस हो गया एल। तो हमारे पास ये आ गया tan थीटा की जगह। लेकिन हमें मैथमेटिकली एक बार और पता है, एक बात और पता है कि जब थीटा बहुत छोटा होता है, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा और sin थीटा ऑलमोस्ट टेंड्स टू थीटा ओनली, ये हमें पता है ना। तो हमें पता है कि एज थीटास आर स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा टेंड्स टू थीटा ओनली। तो यानी कि यहाँ पे हम tan थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल, वेरी ऑब्वियस, डेल्टा एक्स बाय एल हो गया। तो अगर ये डेल्टा एक्स बाय एल हो गया तो क्या यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय एल की जगह थीटा रख सकते हैं, इमेजिन करो यहाँ पे एल नीचे है, तो डेल्टा एक्स बाय एल की जगह थीटा रख दिया, थीटा रख दिया तो क्या बन गया एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है। तो देन जो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ बाय ए तो ऑलरेडी था ही, और यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एल की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया, तो यहाँ पे थीटा और हो गया, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन ए थीटा। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। जनरली आप देखोगे तो थीटा के टर्म्स में ही दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, अगर क्वेश्चन जो होगा ना ऐसे कुछ दिया हुआ होगा तो अगर ठीक है, अगर ऐसा दिया होगा वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा ऐसा दिया होगा तो वेल एंड गुड, दोनों केस में हम लगा के देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अभी इसका हम क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ कॉपर of rectangular cross section of 15.2 mm and 19.1 mm is pulled by 44,500 Newton force. So calculate the resulting strain. तो बेसिकली हमें ये बोल रहे हैं कि अभी एक रेक्टेंगुलर हमारे पास एक प्लेट है, उसको अगर आप एक तरफ से खींच रहे हो किसी तरफ से, कितने फोर्स से, 44,500 न्यूटन की फोर्स से, तो आपको बताना है कि उसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, है ना। मतलब स्ट्रेन माने ऑब्वियस ही बात है, रिजल्टिंग स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन निकालना है, सीधा स्ट्रेन ही निकालना है मतलब इस बार। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्या लगने वाला है, वेरी ऑब्वियस। हमें पता है कि अगर आप बल्क शेयर मॉडुलस के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर मॉडुलस के लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है, तो भाई शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो कैसे निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, है ना, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। यही तो पीछे पढ़ा हमने, वहां मैंने खाली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा, उसमें शेयर और लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं ना, इसको शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहे हैं, सॉरी। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियस ही बात है अगर शेयर मॉडुलस निकालना है तो गामा इज इक्वल टू क्या है, शेयर स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया, है ना। और अगर शेयर स्ट्रेन सीधा ही बोला है शेयर स्ट्रेन, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल लिखने की जरूरत क्या है, हमें पता है कि डेल्टा एक्स अपॉन एल जो है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं, सीधा थीटा लिखते हैं। तो क्यों ना थीटा लिख लें, अरे भाई थीटा का मतलब यही तो हुआ, पीछे हमने क्या लिखा था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यही तो है। तो थीटा की जगह सीधा ही, सॉरी एक्स बाय एल की जगह सीधा थीटा ही रख लेते हैं ना, और हमें निकालना क्या है, शेयर स्ट्रेन निकालना है। तो सीधी सी बात है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एफ अपॉन ए टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस, वैल्यू रख देते हैं। तो अगर आप यहाँ वैल्यू रख दोगे तो थीटा विल बी इक्वल टू, अच्छा फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि फोर्स एक्सपीरियंस इज 44,000 सॉरी 500 न्यूटन। अच्छा एरिया निकालना, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है उसके हमें डायमेंशन दिए हुए हैं लेकिन एरिया नहीं दिया हुआ है। तो डायमेंशन दिया हुआ है तो एरिया निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है हमें, तो अगर आप चाहो तो कहीं निकाल भी सकते हो। अगर आपको एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली बात है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे एरिया आ जाएगा। तो अगर आप लेंथ कितनी दे रखी है 5.2 mm, mm को अगर आप मिलीमीटर को मीटर में करोगे कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है -3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ब्रेथ भी हो कितना 9.1 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा
2.90 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हमारा इतना एरिया आ रहा है मीटर में, दिस विल बी मीटर स्क्वायर, है ना, ये वाली वैल्यू। अच्छा, अब ये एरिया की वैल्यू आप यहां रख सकते हो सीधा, तो एरिया रख दो यहाँ पे 2.90 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है रिजिडिटी का, तो 4.20 इंटू 10⁻10 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली यू गेट द आंसर, एंड यू गेट द आंसर एज, कैलकुलेशन बहुत टाइम जाएगा इसलिए मैं सीधा आंसर, मुझे पता है यहाँ दे रखा है बुक में, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 3.65 इंटू 10⁻⁻3। ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती। हाँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेन का कोई एसआई यूनिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कर रहे हो, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ की मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस, और डायमेंशन नहीं है ऑब्वियसली तो यूनिट भी नहीं है, तो यहाँ पे आप खाली वैल्यू आएगा, तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया 3.65 इंटू 10⁻⁻3। वेरी इजी। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस और फिर बल्क मॉडुलस, फिर शेयर मॉडुलस, तीनों की वीडियोस आप वीडियो देख सकते हैं चैनल के ऊपर, आप इस चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो और बना सकता हूं जहां पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और देन ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इन टॉपिक्स को आसान भाषा में समझ पाए। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।